हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट है सारे से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। इससे 30 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, ठीक है, वो आप देख लेना। इससे पहले की जो वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे पहले जो वीडियो था उसमें वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखो, क्वेश्चन है, भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में किससे अलग है? मतलब दोनों में क्या संघीय पद्धति में क्या अलग है? ऑप्शन देखते हैं। पहला बोला जा रहा है इसमें, संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व, ठीक है। संघीय विधानमंडल में उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। लिखित संविधान होना, अवशिष्ट शक्तियां प्रदान किया जाना, ठीक है। द्विपक्षीय नागरिकता। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है ऑप्शन। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर। हाँ, ऑप्शन में है 1 2 2 3 3 4 और 1 2 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3, सॉरी 3 और 4। अब से संज्ञा यहाँ भारत में संघ के पास होता है, यूएसए में राज्य के पास होता है। और नागरिकता जो है, यहाँ पे एकहरी नागरिकता है और वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। अगला है, और क्या है, एक एक मिनट रुक जाओ। उच्च सदन में प्रतिनिधित्व राज्यों का ये संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में। हाँ, तो संघीय विधानमंडल में उच्च सदन में सीनेट में तो दो है, यहाँ वहाँ पे अलग है, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। सिर्फ ये वाला, देखो ये वाला दोनों में सेम है, तो जहाँ 2 होगा वो उसको हमें एलिमिनेट करना है। देखो क्या करना है, जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट करना है, यानी 2 ये नहीं होगा। और फिर ये और ये होगा, क्योंकि ऑप्शन जैसा रहता है उसी तरीके से आप आंसर कर सकते हो ना। तो थर्ड और फोर्थ ही हो जाएगा, सिर्फ फोर्थ तो होगा नहीं, ठीक है। आगे चलते, संविधान वहाँ भी उच्च सदन में एक ही है, मतलब 2 हर राज्य से। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में सदस्यता है। तो वो भी अलग है दोनों में। अगला क्वेश्चन है 32, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की जाती है? तो सबको पता होगा, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से इसी को मंत्रिमंडलीय परिषद भी मंत्रिमंडलीय विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है। अगला है अगला क्वेश्चन नंबर 33, यह किसने कहा कि, कोटेशन है, लिख लेना अगर नहीं आता है तो, भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना हुआ। क्योंकि ये सब एक कोटेशन जो है उस समय का एक तो आता ही है, ऑस्टिन का आ जाएगा, पॉल ब्रास का आ जाएगा, जेनिंग्स का आ जाएगा, केसी वेयर का आ जाएगा। तो ये सब आप एक जगह इकट्ठा लिख लो, ताकि जब लास्ट टाइम होगा रिवीजन में तो आपको हेल्प करेगा। क्या भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना हुआ है? ये कौन बोले थे? पॉल ब्रास। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? तो ये रोकता है आपका 31B। अगला है, निम्न भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन से संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में डाला गया है। तो वो था 89 में संवैधानिक संशोधन ना। ऑप्शन सारे इसमें निरस्त किया गया है। हाँ, 86 में, सॉरी माय मिस्टेक, 86 में। तो इसमें जितने भी ऑप्शन सारे गलत दिए थे। 86 में संविधान, ये ध्यान रखना। अगला है 36, इसको एक्सप्लेन कर देखो। 86 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में, अब ये भी पूछा जा सकता कब आया था, तो 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 यानी भाग 3 में भी जोड़ा गया इसे, भाग 4 में भी और 4 क में, यानी मौलिक अधिकार में भी हो गया, फिर नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है। ये
शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए शिक्षा, ठीक है। और मौलिक अधिकार में 31A में जोड़ा गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 45 में पुराने प्रावधान के स्थान पर नए प्रावधान को प्रतिस्थापित किया गया है। अच्छा, 0 से 6 तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा को राज्य का कर्तव्य घोषित किया गया है। और 11 में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, पहले जब मौलिक कर्तव्य कब हुआ था, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। 42 संवैधानिक संशोधन के बाद से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है और इसका भाग 4A है, 4A में जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और इसमें पहले जब मूल मौलिक कर्तव्य थे तो 10 थे, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अब मूल अधिकार आपके मूल कर्तव्य आपके 11 हो गए। तो 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, वो भी ध्यान रखना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है, ठीक है। आपात स्थिति प्रथम घोषणा 62 में जब चीन ने आक्रमण किया था। आपात स्थिति जब पाकिस्तान का हुआ था, ठीक है, ये भी ठीक है। 75 भी आपात स्थिति। 78 में तीसरी उद्घोषणा नहीं, ये वाला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है। आर्टिकल है 313। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायत के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो यह है राज्य निर्वाचन आयोग। तो पंचायत के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखना। और ये है पंचायत राज के आर्टिकल 243K में। मैंने पंचायत राज से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उसको भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है, क्योंकि उसके आर्टिकल भी आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तो अगर प्रीवियस ईयर आप सॉल्व किए होगे तो देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो ना, तो उसको ध्यान देखो कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी बेस पे उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए बोला जाता है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो तो 2 काम सबसे पहले होता है। एक तो होता है कि आपको उस एग्जाम की पूरी सिलेबस अच्छे से आपको लर्न हो, मतलब याद होना चाहिए कि क्या क्या उसमें है। तो लर्न कैसे होगा, ऐसा रट्टा थोड़ी मारेंगे, बार बार हम उसे देखेंगे सिलेबस को। उसका दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर, कम से कम अगर पहली बार एग्जाम हुआ है तो आप किसी अदर स्टेट का ले सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंगली, सेम सिलेबस है तो। और नहीं तो कम से कम 5 साल के एग्जाम को एनालाइज करो, क्वेश्चन पेपर को, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। और सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेबस करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब सिलेबस बिना कंप्लीट किए अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपका जो मोरल है वो डाउन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है पंचायत के सभी, ठीक है, ये तो हो गया, ये देख दिया ना आर्टिकल इसमें। अगला है कथन और कारण है। भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक बात है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां निहित होती है। तो क्या है? नहीं, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। और इसका देखो दिया तो यह है, लेकिन होना चाहिए इसका भी, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे की। ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम बताना। कौन कौन सा? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, वेंकट रमन। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? सेकंड फर्स्ट। सेकंड फर्स्ट कहाँ पे है? सेकंड फर्स्ट आपका ऑप्शन बी में है। देखो, राजेंद्र प्रसाद 52 से 62 है, जाकिर हुसैन 67 से 69 है, वेंकट रमन 87 से 92 है, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। आगे है, भारतीय राजनीति को मांग्यजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? तो लॉयड सुजन रुडोल्फ ने, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है 42, जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है तो सकारात्मक भेदभाव।
अगला है राजा धरे और नाम देवधसन किस दलित आंदोलन के नेता थे? 1 मिनट फिर से मैं बोलूं, राजा धरे और नाम देवधसन ये थे आपको दलित पैंथर के। देखो अब इससे भी मतलब जो जो नेता है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस क्वेश्चन से ये पता चला कि इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन नेता है। अगला है लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना है, तो विभिन्न रूपों और अभिविन्यासों के व्यक्ति। अब लोक प्रशासन से क्वेश्चन है, संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में, तो संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है, सेकंड आता है और थर्ड आता है। क्या क्या है इसमें देखो। संगठनात्मक सिद्धांत को बनाते हुए गुलिक और फेयोल के 14 सूत्री से प्रभावित था। उर्विक प्रशासन के मतव्य से कमेटी के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है। फ्योल का आदेश की एकता के सिद्धांत में विश्वास करता। तो गुलिक कार्य विभाजन के आधार को कोई महत्व नहीं देता, यही निगेटिव हो गया, यही नहीं होगा। 3 को एलिमिनेट करना था। अगला है चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगला है यह संगठन के मतव्य के अनुकूल होना चाहिए, यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, यह मैत्रिक दृष्टि से उत्प्रेरक होना चाहिए, इसे व्यवहार्य होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह मैत्रिक दृष्टि से उत्प्रेरक होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूनी के अनुसार उच्च अधिकार द्वारा सुनिश्चित अधिकार को दिया जाना चाहिए, तो प्रत्यायोजना। अगला है किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया कि क्रियान्मुखी, उद्योगोन्मुखी और प्रशासनात्मक पद्धति। तो इसका राइट आंसर विडनर, एडवर्ड विडनर ने। अगला है डेविड नकमियास एवं D.H. रोजेनब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में सहभागिता अधिकारी तंत्र का तत्व नहीं है। तो सहभागिता अधिकारी तंत्र का जो नहीं है, तो देखते हैं हम ऑप्शन क्या क्या बोला जा रहा है। देखो, उन्हें राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना, राष्ट्रीय अधिकारी तंत्र में उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिनिधित्व, निर्णयों के अधिकारी तंत्र के कर्मचारियों की सहभागिता, आधिकारिक तंत्र संबंधी नीति निर्धारण में नागरिकों की सहभागिता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया? तो ये चेस्टर बर्नार्ड, ये आप कई बार एग्जाम में देखे होंगे ये टर्म्स। अगला है टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधर है। तो टेलर की जो मानसिक क्रांति की अवधारणा वो सामंजस्य और सहकारिता पे मतलब उस पे उसकी अवधारणा पे पक्षधर है। ठीक है, मानसिक क्रांति ऑप्शन नंबर सी। आगे है 51 हो गया, 52। निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन समिति है? कृपलानी समिति है, संथानम कमेटी है, चेक चंद्र समिति है, विवियन बोस समिति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका, अभी इसको आप नोट डाउन ही कर लो। देखो कौन कौन सा है, इसका राइट आंसर डी है। देखो चेक चंद्र समिति है 1942 में, कृपलानी समिति है 1953 में, विवियन बोस समिति है 62 में, संथानम, इसमें आपको संथानम तो आ रहा होगा क्योंकि संथानम ने आपने कई बार क्वेश्चन में कर लिया। तो आपका संथानम किस में था? संथानम है सेकंड में, सेकंड सबसे बाद में। तो ठीक है, अब ध्यान रखना इसको, संथानम सबसे बाद में। पहले देखो चेक चंद समिति, और ये समिति किससे किससे रिलेटेड है वो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, नाम लिखो और गूगल पे सर्च करो कि किस किस से रिलेटेड। ये तो संथानम तो भ्रष्टाचार से सबको पता है, बट बाकी जो समितियां हैं तो अगर उसे एक बार ना उस समिति के बारे में भी पढ़ लोगे ना तो ध्यान में रहेगा कि अच्छा उस समय आया होगा। देखो अभी इस तरीके के क्वेश्चन बना हो सके किससे रिलेटेड है ये सब समिति, ये भी क्वेश्चन आप देखते हो, उस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार सारी समितियों को गूगल करके देखना। ओमबुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो कई बार आपने किया होगा, स्वीडन में 1809 में
अब है अभिकथन है और वो है, देखो क्या है। उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फॉलेट कहते हैं कि प्रबंध करने वालों और जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच अंतर विलुप्त हो रहा है। कारण बोल रहा, संगठन में प्रत्येक व्यक्तिक कार्य को अन्य कार्यों एक मिनट अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए। तो दोनों सही है अपने अपने जगह पे, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है, अब है आपका भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायत राज संस्था के लिए द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की है? सॉरी, अशोक मेहता ने। द्विस्तरीय पता होगा आपको। अगला है, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की सिफारिश थी ब्लॉक स्तरीय दंतेवाला कमेटी? क्या है? निम्नलिखित में से कमेटी सिफारिश की थी ब्लॉक स्तरीय योजना, तो दंतेवाला। तो देखो दंतेवाला कमेटी ने यह सिफारिश की कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो ये थे वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? तो राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर। यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेशी नीति है? एक प्रकार से विदेशी, ये है कार्ल वॉन क्लोजेविंस्की है। क्या है? युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति है। ये किनकी है? कार्ल वॉन क्लोजेविंस्की है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। गुटनिरपेक्ष जो भारत की विदेश नीति से अभिप्राय है, तो ये है स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे से को अपने राष्ट्रीय हित में देखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देखो, भारत वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए, तो भारत की परमाणु नीति द्विलक्षीय है। तो ठीक है, दोनों सही है, सही व्याख्या है। भारत की विदेश मंत्रालय को निम्नलिखित मंत्रियों का सही क्रम बताइए। विदेश मंत्रालय की तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन ए। सबसे पहले होंगे स्वर्ण सिंह, फिर है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, फिर है प्रणब मुखर्जी, फिर S.A. कृष्णा। देखो, स्वर्ण सिंह थे 64 से 66 में, अटल बिहारी वाजपेयी 77 से 79 में, प्रणब मुखर्जी थे 95 से 96 में, और कृष्णन है ये 2009 से 2012। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको भी लग रहा हो टफ, लेकिन टफ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो 2012 यूजीसी नेट का है, तो रिसेंट का भी अगर दो पता होता तो भी किया जा सकता था। ऑप्शन दे के देखो, रिसेंट में है आपको कृष्ण, वो तो पता उस समय का तो पता होना चाहिए, तो ए 2 में था, और उससे पहले भी प्रणब मुखर्जी का भी। तो इस हिसाब से तो रिसेंट मैं तो बोलती हूँ ना, अगर ऐसे कालक्रम वाले जितने भी हैं जो मेन चीज़ें, उसको आप रिसेंट वाले और एकदम स्टार्टिंग वाले वो दो तो कर ही लो। अगला है, इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है। तो इसमें क्या परिभाषित किया? भारत के सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शीय और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है, ऑप्शन सी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपराओं को निम्नलिखित के मामले में जाना जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इंग्लिश स्कूल, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखो, वुडन समझौता के द्वारा क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में, विश्व बैंक और उसकी अगला, यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः है, तो ये है शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए। क्या है ये? सॉरी। अगला है 67,
भारत श्रीलंका समझौता का मुख्य प्रयोजन है तो सिंहली और तमिलों के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना। अगला एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक फोरम, तो क्या है इसमें उपयुक्त सभी सत्य क्या क्या है? क्षेत्रीय सहयोग समूहों के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति का भाग, विश्व के आधे से अधिक जीडीपी इनके पास, सदस्य राज्य जिनमें सत्तावादी शासन तथा लोकतंत्रात्मक शामिल है, तो डी हो जाएगा। 69 है शीत युद्ध के प्रति यूएस दृष्टिकोण मूल रूप से किसमें स्पष्ट होता है? तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से। अगला है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत की राजनीति का अध्ययन है? तो ये बुक है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे नामक भारत की राजनीति का अध्ययन है जो पॉवेल आलमंड द्वारा लिखी गई है। अगला है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एवं डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक किसकी है? ये प्रणव वर्धन की है। अब मैच करना है। मुस्लिम लीग, लखनऊ समझौता, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखो सबसे पहले मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में। लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 28 में, और अली जिन्ना वाला 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो ए में हमें होगा सेकंड, ए में सेकंड है ना 6, ठीक है। ए में सेकंड तो एक से ही हो जाता। अगला है क्वेश्चन आपका फेडरिक हर्जबर्ग, अब्राहम मास्लो है, रिक्स है और एमपी फॉलेट है। तो मोटिवेशनल इनका द नीड ऑफ हायरार्की है इनका इनका ना, और है इनका हो जाएगा मोटिवेशन हाइजनी अप्रोच हो जाएगा, रिक्स का हो जाएगा द एक्सटेंस ऑफ द कलेक्ट्स और कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉलोड का। तो सबसे पहले तो हम ए में थर्ड करेंगे। ए में थर्ड आपका एक से ही हो जाता, बी में फर्स्ट हो गया, सी में हो गया आपका सेकंड, ठीक है। ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वही संस्थान चौकसी आयोग भी बोलते हैं ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग। चौकसी देखो हिंदी में कैसे वर्ड कर, चौकसी सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। संस्थानम समिति से। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में मैड से क्या अभिप्राय है? तो मैड से अभिप्राय है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें 50 क्वेश्चन ही था, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। किसी वजह से अगर आपको ये चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, और मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लेके आई हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से हेल्प कर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।